स्वागत है आपका संस्कार एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। क्लास 12वीं के केमिस्ट्री से चैप्टर नंबर 5 पृष्ठ रसायन का अगला लेक्चर लेकर आपके समक्ष है। और आज की क्लास में हमारा टॉपिक है अधिशोषण की उष्मागतिकी। देखिए बेटा, उष्मागतिकी 11वीं का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और उसमें से कुछ बातें या कुछ टॉपिक हमारे यहाँ पर काम आने वाली हैं। तो जो बच्चे 11वीं का उष्मागतिकी का अध्ययन अच्छी तरीके से किए हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो नहीं किए हैं उनको भी दिक्कत ना हो इसका प्रयास हम जरूर करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई दिक्कत ना हो तो उष्मागतिकी से एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला जो अक्सर कई चैप्टर में काम आता है उसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं। और वो सूत्र है बेटा डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। और ये सूत्र अगर आपसे कोई पूछता है कि ये सूत्र आपको कहाँ से मिला तो ये उष्मागतिकी का सूत्र है, क्योंकि हमारा टॉपिक ही है अधिशोषण की उष्मागतिकी। उष्मागतिकी तो अलग है, लेकिन अधिशोषण में उष्मागतिकी किस तरीके से काम आता है या इस सूत्र में क्या चेंजेज आएंगे उसके विषय में हमको आज के क्लास में पढ़ना है। तो ये क्या टॉपिक है? उष्मागतिकी यानी अधिशोषण की। ठीक है, तो इसीलिए बेटा हमको 11वीं से एक सूत्र लाना पड़ा और वो सूत्र है डेल्टा जी बराबर डेल्टा का एच माइनस टी डेल्टा एस। जो बच्चे 11वीं का उष्मागतिकी पढ़े हैं वह आसानी से इसको समझ पा रहे होंगे, लेकिन जो बच्चे नहीं पढ़े हैं उनको मैं समझा रहा हूं और ध्यान से समझिए। यहाँ पर डेल्टा जी क्या है सबसे पहले हम लिख लेते हैं। तो डेल्टा जी क्या होता है बेटा, ये आप पिछले चैप्टर में भी पढ़ चुके हो, उसके पिछले चैप्टर चैप्टर 4 चैप्टर 3 में भी इस सूत्र को आप पढ़ चुके हो। तो डेल्टा जी आपका है गिब्स ऊर्जा। क्या है ये डेल्टा जी? इसको हम लोग बोलते हैं बेटा गिब्स ऊर्जा। ठीक है, चलिए डेल्टा जी आपका गिब्स ऊर्जा हो गया। उसके बाद नंबर आता है डेल्टा एच। डेल्टा एच क्या है? तो अभी पीछे हमने पढ़ाया है एंथैल्पी। ठीक है, हमने पीछे भी आपको पढ़ाया है कि जो डेल्टा एच होता है वो एंथैल्पी ऊर्जा होता है। क्या होता है बेटा? एंथैल्पी ऊर्जा। तो डेल्टा जी क्या होता है आप समझ गए, गिब्स ऊर्जा होता है। डेल्टा एच क्या होता है? एंथैल्पी ऊर्जा होता है। अब रही बात टी क्या है, तो टी तो तापमान है। ये तो आप हम अक्सर ये सुनने में आता है और आप जानते भी हो अच्छी तरीके से। टी क्या है बेटा? टी तापमान है। और अगर रही बात ये जानने के लिए कि डेल्टा एस क्या है, तो डेल्टा एस एंट्रोपी को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंट्रोपी को। अब समझ में आ गई? सारे हमारे जो इसके अवयव थे या सारे जो राशियां थी उसको आप समझ गए होंगे। डेल्टा जी गिब्स ऊर्जा, डेल्टा एच एंथैल्पी ऊर्जा, टी तापमान है, डेल्टा एस एंट्रोपी है। ठीक है, अब देखिए बेटा गिब्स ऊर्जा क्या होता है और गिब्स ऊर्जा का मान कितना कितना संभव हो सकता है। तो देखिए गिब्स ऊर्जा का मान निम्न तरीके से संभव हो सकता है। देखिए डेल्टा जी का मान 0 हो सकता है, डेल्टा जी का मान धनात्मक हो सकता है और डेल्टा जी का मान ऋणात्मक भी हो सकता है। ये 3 परिस्थितियां हम गिब्स ऊर्जा के लिए कह सकते हैं। तो अगर डेल्टा जी का मान 0 है तो यानी कि साम्य अवस्था है। साम्य अवस्था क्या होती है अभी मैं आपको ये सारी अवस्था को समझाऊंगा, आप घबराइएगा बिल्कुल मत। डेल्टा जी का मान अगर 0 आता है तो साम्य अवस्था है, समझ लीजिए बिल्कुल साम्य अवस्था यानी बैलेंस है पूरी तरीके से। और डेल्टा जी का मान अगर प्लस में आता है तो ये अस्वतः प्रक्रम को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? अस्वतः प्रक्रम को। और डेल्टा जी का मान अगर माइनस में आता है तो ये स्वतः प्रक्रम को दर्शाता है। किसको दर्शाता है बेटा? स्वतः प्रक्रम को दर्शाता है। अब आइए इन तीनों अवस्थाओं को समझें कि साम्य अवस्था क्या होती है, अस्वतः प्रक्रम क्या होता है और स्वतः प्रक्रम क्या होता है। ठीक है बेटा, तो मान लीजिए बेटा यहां पर हम 2 चेंबर ले लिए, प्लास्टिक का ये दोनों चेंबर है। ठीक है, और इन चेंबर में एक चेंबर में हमने भर दिया पानी। ये हमने पानी भर दिया। ठीक है, डिब्बा आपके यहाँ टंकी होती होगी पानी की, तो उसी तरीके से 2 टंकियां हैं और एक में हम पानी फुल भर दिए हैं। ठीक, और यहाँ पे इन दोनों को यहाँ पे बीच में तोड़कर एक पाइप से हम जोड़ दिए।
तो आप देखेंगे कि तुरंत ही पानी इसमें आना स्टार्ट कर देगा, इसमें भरना स्टार्ट हो जाएगा। यहां पर हमने कुछ नहीं किया, हम पानी को नहीं इसमें भर रहे हैं, हमने केवल इस प्रक्रम को शुरू किया है। हमने केवल नली जोड़कर, इन दोनों के बीच में नली जोड़कर इस प्रक्रम को केवल स्टार्ट कर दिया है। बाकी इस प्रक्रम के होने में मेरा कोई योगदान नहीं है, ये प्रक्रम स्वतः हो रहा है, ये पानी स्वतः यहां से आकर यहां भर रहा है, और इसी को हम कहते हैं स्वतः प्रक्रम। बात समझ में आ रही है ना? जब प्रक्रम स्वतः हो, हमारा योगदान केवल इतना रहा कि हमने एक बार स्टार्टिंग कर दिया, बटन दबा दिया हमने, प्रक्रम स्टार्ट हो गया, उसके बाद हम कुछ नहीं कर रहे हैं या कोई उसमें कुछ नहीं कर रहा है, वो प्रक्रम स्वतः हो रहा है, उसी को हम कहते हैं स्वतः प्रक्रम। और कुछ समय बाद इसमें आप देखेंगे कि इधर भी पानी इधर भी पानी, दोनों तरफ बराबर हो गए, इनका तल जो लेवल है ना, जो सतह है, दोनों का बराबर हो जाएगा, और तब न पानी इधर जाएगा न पानी उधर जाएगा, उसको हम कहेंगे साम्यावस्था, उसी को कहते हैं साम्यावस्था। अब वो बैलेंस में आ गया, न पानी इधर जाएगा न पानी उधर जाएगा, दोनों के विषय में, दोनों के बीच में बैलेंस हो गया, दोनों के बीच में साम्यावस्था आ गई, और उसी स्थिति को हम कहते हैं साम्यावस्था। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे स्वतः प्रक्रम क्या होता है। जो प्रक्रम स्वतः हो, हमारा कोई योगदान ना हो, उसको हम स्वतः प्रक्रम कहते हैं। और जो जब दोनों तरफ बैलेंस हो जाता है, संतुलन हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं साम्यावस्था। अब तीसरा है अस्वतः प्रक्रम। तो अस्वतः प्रक्रम मतलब, अब अगर हम पानी को यहां से यहां भेजना चाहें, अब हमको कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, अब हमको काम करना पड़ेगा, यूं ही पानी अपने आप उधर जाने वाला नहीं है। अब हम इस पर प्रेशर लगाएं, पिस्टन से यहाँ पे प्रेशर लगाएं, तो धीरे धीरे मजबूरी में पानी इधर भरेगा, जितना ही दबाएंगे उतना इधर भरेगा। तो इसको हम कहेंगे अस्वतः प्रक्रम। मतलब ये अपने आप नहीं हो रहा है, अब मैं कर रहा हूं, तब जाके पानी इधर से इधर जा रहा है। तो तीनों परिस्थितियों को आप समझ गए होंगे कि क्या होता है स्वतः प्रक्रम, क्या होता है साम्यावस्था, और क्या होता है अस्वतः प्रक्रम। तो गिब्स ऊर्जा का मान जब 0 हो तो समझ जाइएगा कि बैलेंस हो गया दोनों तरफ। अगर गिब्स ऊर्जा का मान प्लस में आए तो समझ लीजिए अब हम कोई कारक है जो उस काम को करवा रहा है, अपने आप प्रक्रम नहीं हो रहा है। और जब गिब्स ऊर्जा का मान माइनस में आए तो समझ जाइएगा वो प्रक्रम स्वयं हो रहा है, उसमें कोई कारक का योगदान नहीं है। ठीक है बेटा, अब आगे बढ़ते हैं। गिब्स ऊर्जा आप समझ गए। गिब्स ऊर्जा का मान 3 परिस्थितियों में संभव है। साम्यावस्था हो सकता है, अस्वतः प्रक्रम हो सकता है, स्वतः प्रक्रम हो सकता है। ठीक है, डेल्टा एच एंथैल्पी ऊर्जा होता है। डेल्टा एच क्या होता है, इसको हम पीछे के क्लास में भी आपको पढ़ा चुके हैं कि जब कोई भी कण, ठीक है, जब कोई भी कण किसी सरफेस पर आकर चिपकती है ना, तो इस सरफेस से ऊष्मा मुक्त होती है, उसी को हम कहते हैं एंथैल्पी ऊर्जा। उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, एंथैल्पी ऊर्जा। तो एंथैल्पी ऊर्जा क्या होता है, इसको भी आप समझ चुके हैं। अगला आता है तापमान। तो तापमान को नहीं समझाना है, टेम्परेचर तो टेम्परेचर है, वो तो सारे बच्चे समझ रहे हो कि तापमान क्या होता है। हाँ, एक प्रश्न जरूर है कि एंट्रोपी क्या होता है। तो एंट्रोपी का शुद्ध हिंदी बेटा होता है बिखराव। क्या होता है, बिखराव। एंट्रोपी का शुद्ध हिंदी क्या होता है बेटा, बिखराव होता है। अब देखिए बिखराव कैसे हम इसको समझें, बिखराव क्या होता है। देखिए मान लीजिए हम अगर यहाँ पे बनाए ठोस, ये हमारी ठोस अवस्था, ठोस कोई वस्तु है, ये हमारा द्रव है और ये हमारा गैस है। ठीक बात बेटा। तो अगर हम ठोस की बात करें तो ठोस में जो अणु है ना, कण है ना, वो काफी नजदीक नजदीक होते हैं, ये आप भी जानते हो। ठोस में अगर कण है तो वो काफी नजदीक नजदीक होते हैं। द्रव के कण थोड़े दूर दूर, गैस के कण बहुत दूर दूर। तो हम ये कह रहे थे कि जो ठोस है उसके कण काफी नजदीक नजदीक होते हैं, जो द्रव है उसके थोड़े दूर दूर होते हैं, और जो गैस है उसके बहुत दूर दूर कण होते हैं। ठीक है, अगर आपसे अब मैं पूछूं कि यहां पे मैं लिखता हूं कि ठोस से अगर मुझे द्रव में जाना है, ठीक है, तो एंट्रोपी क्या होगी। ठोस से हमको किधर जाना है बेटा, द्रव में जाना है। तो आप भी जानते हो कि अगर ठोस से हम द्रव में जाएं, ठोस से अगर हम द्रव में जाएंगे तो बिखराव ज्यादा होगा। ठोस में अणु नजदीक नजदीक थे, द्रव में अणु दूर दूर हैं,
यानी बिखराव ज्यादा है। और जब बिखराव ज्यादा होगा बेटा तो आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि जो एंट्रोपी आएगा उसका मान धनात्मक आएगा। ठोस से द्रव में जाएंगे तो एंट्रोपी का मान किस में आएगा, धनात्मक आएगा। लेकिन अगर हमसे कोई कहे कि द्रव से हम ठोस में आ रहे हैं तो अब एंट्रोपी का मान तो हम कहेंगे वो मान ऋणात्मक होगा, क्योंकि द्रव से अगर ठोस में आएंगे तो बिखराव घटेगा, बिखराव घटेगा तो मान ऋणात्मक होगा एंट्रोपी का। समझ पाए होंगे बेटा। उसी तरीके से अगर हमसे कोई कहे कि द्रव से गैस में जाना है तो द्रव से गैस में जाएंगे तो कण दूर दूर होंगे, एंट्रोपी का मान प्लस में आएगा। लेकिन अगर हमसे कोई कहे गैस से द्रव में आना है तो गैस से अगर हम द्रव में आए बेटा तो अणु पास पास आएंगे, यानी एंट्रोपी का मान कुल मिलाकर माइनस में होगा। तो गैस से द्रव में एंट्रोपी ऋणात्मक होगी, द्रव से ठोस में एंट्रोपी ऋणात्मक होगी, ठोस से द्रव में एंट्रोपी धनात्मक होगी, द्रव से गैस में एंट्रोपी धनात्मक होगी। ठीक है। अब ये जो सारी बातें हम समझ लिए हैं, इसी को हमको अधिशोषण में लागू करना है। किस में लागू करना है, अधिशोषण में। अधिशोषण में क्या होता है, अधिशोषण में एक सरफेस होता है, अधिशोषण में क्या होता है, एक सतह होता है और उस पर बहुत सारे कण आकर चिपकते हैं इस तरीके से। ठीक है। अगर मैं पूछूं कि यहाँ एंट्रोपी का मान यानी डेल्टा एस का मान किस में होगा अधिशोषण के लिए, यहां मैं लिख दूं, हेडिंग लगा दूं, अधिशोषण के लिए, अधिशोषण के लिए डेल्टा एस का मान किस में होगा। तो आप जानते हैं कि जब ये कण इस पर चिपकने के लिए आ रहे होंगे तब ये निश्चित तौर पे इधर से ऐसे दूर दूर से आ रहे होंगे, पता नहीं कहां कहां से ये कण आ रहे होंगे, ऐसे दूर दूर, इनके बीच में बिखराव ज्यादा रहा होगा। लेकिन ये एट लास्ट जब चिपके होंगे तो नजदीक नजदीक हो गए, बिखराव कम हो गया। तो यहाँ पे दूर दूर कण थे और उसके बाद नजदीक नजदीक आ रहा है, यानी उल्टा हो रहा है। तो यहाँ पे डेल्टा एस का मान किस में होगा, डेल्टा एस का मान यहाँ पर ऋणात्मक होगा, माइनस का डेल्टा एस होगा, यानी डेल्टा एस का मान इसे यहाँ पर ऋणात्मक होगा। क्योंकि जब अधिशोषण नहीं हुआ था तो कण दूर दूर थे और जब अधिशोषण हो गया तो कण क्या हो गए, पास पास हो गए। तो इसीलिए हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ डेल्टा एस का मान ऋणात्मक होगा अधिशोषण के लिए। यहाँ पर डेल्टा एस का मान ऋणात्मक है धनात्मक है मैं नहीं जानता, लेकिन अधिशोषण में डेल्टा एस का मान यानी एंट्रोपी का मान ऋणात्मक ही होगा, क्योंकि कोई भी कण जब चिपकेगा, चिपकने से पहले वो दूर दूर रहा होगा, लेकिन जब चिपकेगा तो पास पास हो गया होगा। ठीक है बेटा। अब दूसरी बात, अधिशोषण के लिए डेल्टा एच का मान किस में होगा। तो आप जानते हो कि जब अधिशोषण होता है यानी जब कोई कण किसी सतह पर आकर चिपकता है तो इसमें से ऊष्मा मुक्त होती है, यानी कि ये ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। अगर हम इसकी बात करें तो यह ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, और ऊष्माक्षेपी प्रक्रम में आप भी जानते हो कि डेल्टा एच का मान ऋणात्मक ही होता है। ऊष्माक्षेपी प्रक्रम में डेल्टा एच का मान माइनस में होता है, क्योंकि वहां पर ऊष्मा मुक्त होती है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं अधिशोषण, चूंकि अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होता है, कैसे पता चला, क्योंकि जब कोई कण चिपकता है तो ऊष्मा मुक्त होती है, तो ये ऊष्माक्षेपी प्रक्रम ही हुआ। ऊष्माक्षेपी प्रक्रम में एच का मान डेल्टा एच का मान माइनस में होता है, तो यहां भी डेल्टा एच का मान माइनस का डेल्टा एच होगा। ठीक है। तो अब इन्हीं मान को अगर हम अधिशोषण के लिए ये सूत्र प्राप्त करें तो क्या हो जाएगा, अधिशोषण के लिए ये हो जाएगा डेल्टा जी बराबर माइनस का डेल्टा एच होगा ना बेटा। डेल्टा जी बराबर क्या होगा, माइनस का डेल्टा एच माइनस टी, और यहाँ डेल्टा एस के जगह पे भी हम लिखेंगे माइनस का डेल्टा एस। तो हो जाएगा डेल्टा जी बराबर माइनस का डेल्टा एच और माइनस माइनस मिलकर आपका हो जाएगा प्लस टी डेल्टा एस, और एक हमको ये प्यारा सा सूत्र मिल जाएगा। और ये सूत्र जो है बेटा वो किसके लिए है, तो ये सूत्र हम कह सकते हैं कि वो अधिशोषण के लिए है। किसके लिए बेटा, अधिशोषण के लिए। इसको नोट कर लीजिए। तो समझ में आ गया बेटा। एक बार फिर से इसको हम रिवाइज कर देते हैं। हमने क्या देखा, उष्मागतिकी से हमने एक सूत्र लिया डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। हमने बताया यहाँ पे डेल्टा जी गिब्स ऊर्जा है, डेल्टा एच एंथैल्पी ऊर्जा है, जो पीछे हमने पढ़ा कि जब कोई भी कण किसी सतह पर चिपकता है तो ऊष्मा मुक्त होती है, उसी को हम एंथैल्पी ऊर्जा कहते हैं। टी तापमान है, डेल्टा एस क्या है, एंट्रोपी है। एंट्रोपी क्या होता है, हमने बताया कि वो बिखराव होता है,
जैसे कि अगर कण पास पास हैं और दूर दूर कण हो रहे हैं तो एंट्रोपी धनात्मक होगी। ठीक है बेटा, और अगर दूर दूर है और पास पास आ रहा है तो एंट्रोपी हमारी ऋणात्मक होगी। हमने बताया डेल्टा जी की स्थितियां कि अगर डेल्टा जी 0 हो रहा है तो साम्यावस्था में होगा, डेल्टा एच प्लस में आता है तो अस्वतः प्रक्रम होगा, और डेल्टा एच अगर माइनस में होता है तो स्वतः प्रक्रम होता है। ठीक है, अब आइए इसी का मान रखकर हमने अधिशोषण के लिए सूत्र प्राप्त किया। हमने देखा कि जब अधिशोषण होता है तो दूर दूर के कण इकट्ठा होकर एक सतह पर चिपकते हैं, और इस प्रकार यहाँ एंट्रोपी का मान माइनस में होगा, क्योंकि कण दूर दूर थे अब पास पास हो रहे हैं, तो उल्टा हो रहा है, दूर दूर थे अब पास पास हो रहे हैं, तो एंट्रोपी का मान माइनस में होगा। और हमने देखा कि जब कोई कण किसी सतह पे चिपकता है तो उससे उष्मा मुक्त हो जाती है, और यानी कि यह उष्माक्षेपी प्रक्रम हुआ, और उष्माक्षेपी प्रक्रम में डेल्टा एच का मान ऋणात्मक होता है। तो इन्हीं दोनों स्थितियों को हम इसमें अप्लाई कर दिए सूत्र में, हमको एक नया फार्मूला मिल गया बेटा कि डेल्टा जी बराबर यहाँ पे माइनस का डेल्टा एच हो जाएगा, जो कि डेल्टा एच हुआ करता था, चूंकि ये उष्माक्षेपी प्रक्रम है तो माइनस डेल्टा एच हो जाएगा, और यहाँ पे एंट्रोपी भी ऋणात्मक हो जाएगी। तो यहाँ पे हमको नया सूत्र मिल जाएगा कि डेल्टा जी बराबर माइनस का डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एस। अब आगे कुछ बातें और शेष रह गई हैं, उसको कर लेते हैं, इसको मिटा दें बेटा। देखिए इस सूत्र को यहां हम लिख लेते हैं, डेल्टा जी बराबर माइनस का डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एस। ठीक है, अब यहां पे 3 स्थितियां बनेंगी। स्थिति नंबर 1 वो क्या है कि अगर डेल्टा एच का मान बराबर हो जाए टी डेल्टा एस के, तब क्या होगा भाई, क्वेश्चन में अगर डेल्टा एच और इसका गुणा करने पर, तापमान और एंट्रोपी का गुणा करने पर अगर दोनों बराबर आ जाते हैं, यानी डेल्टा एच बराबर हो जाता है टी डेल्टा एस के, तो बेटा जैसे मान लीजिए अगर डेल्टा एच का मान 5 है और टी डेल्टा एस का मान भी 5 है, तो इधर 0 हो जाएगा, यानी डेल्टा जी का मान कितना हो जाएगा, माइनस का 5 प्लस का 5, यानी डेल्टा जी 0 आ जाएगा। और हमने अभी अभी बताया था कि जब डेल्टा जी का मान 0 में आ जाएगा तो समझ लीजिएगा कि अब साम्यावस्था आ गया है। हमने यहाँ पे लिखा भी था, आप भी लिखे होंगे कि डेल्टा जी का मान जब 0 हो जाता है तो हमको समझ लेना चाहिए कि अब साम्यावस्था आ गया है, मतलब एकदम दोनों तरफ बैलेंस हो गया है, इधर के पदार्थ उधर नहीं जा रहा है, उधर का पदार्थ इधर नहीं जा रहा है, ये केवल समझने के लिए है। ठीक है बेटा, यानी डेल्टा जी का मान 0 है, मतलब साम्यावस्था है। दूसरी बात, स्थिति नंबर 2 क्या हो सकती है, अगर डेल्टा एच ज्यादा हो टी डेल्टा एस से, ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम डेल्टा एच का मान ज्यादा दिया हो, इसका गुणा करने पर कम आ जाए, तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम मान लेते हैं समझने के लिए कि डेल्टा एच 6 है और टी डेल्टा एस 5 है, कम है ना टी डेल्टा एस, तो क्या होगा, यहाँ पे -6 रखेंगे, यहाँ पे +5 रखेंगे तो माइनस का 1 आएगा, यानी कि हम सीधा जान सकते हैं कि यहाँ पे जो डेल्टा जी का मान आएगा ना वो अब माइनस में आएगा। अगर ऐसा हुआ डेल्टा एच का मान ज्यादा हुआ टी डेल्टा एस से, तो डेल्टा जी अब यहाँ पे रखेंगे 6, यहाँ पे 5, तो माइनस वाला ज्यादा रहेगा, तो उत्तर किस में आएगा, माइनस में आएगा, यानी कि जो डेल्टा जी का मान आएगा वो ऋणात्मक आएगा। और हमने आपको बताया बेटा कि जब डेल्टा जी का मान ऋणात्मक होता है तो वहां पर स्वतः प्रक्रम होता है। कौन सा प्रक्रम होता है, स्वतः, यानी वहां पर हमको नहीं कुछ करना है, वो अभिक्रिया स्वयं हो रही है। ठीक है, और तीसरी स्थिति भी हो सकती है कि अगर डेल्टा एच का मान कम आए टी डेल्टा एस से, यानी टी डेल्टा एस ज्यादा हो तो डेल्टा जी का मान बेटा प्लस में आएगा, और जब डेल्टा जी का मान प्लस में आएगा तो उसको हम कहेंगे अस्वतः प्रक्रम हो गया है, मतलब अब वहां पर हमारी आवश्यकता लगेगी, अब प्रक्रम को आगे बढ़ाने के लिए एक कह सकते कारक की आवश्यकता लगेगी, अब अपने आप वो प्रक्रम नहीं होगा, तो यहाँ हो जाएगा अस्वतः प्रक्रम। ठीक है, यही है बेटा अधिशोषण की उष्मागतिकी। उष्मागतिकी तो यही है, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, लेकिन उसमें कुछ परिवर्तन हुआ, किसके कारण, अधिशोषण के कारण। बहुत आसान है, परिवर्तन कुछ ज्यादा नहीं हुआ है, केवल एक एंट्रोपी ऋणात्मक हो जाती है क्योंकि कण पास पास आते हैं,
और जो हमारे एंथैल्पी ऊर्जा है वो ऋणात्मक हो जाती है, क्योंकि ये ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। यही दो बातें आपको याद रखनी होंगी और इन्हीं दो बातों को अप्लाई करके आपको नया सूत्र प्राप्त कर देना होगा और 3 स्थितियां तो आप आसानी से ही जान ही गए होंगे। तो मिलते हैं बेटा एक नए टॉपिक के साथ अगले क्लास में। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे टू यू, टेक केयर।